हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड कंप्लीट इसको एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग का एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या इसके मेंबर्स हैं, इसके पिलर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, ईच एंड एवरी डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नीति आयोग। सो दिस टॉपिक इज़ फॉर ऑल। वैसे अभी बीएड की क्लासेस चल रही हैं तो बीएड के बच्चों के लिए ये टॉपिक है। अदरवाइज़ ये टॉपिक जहाँ पे भी आपको है, देखो नीति आयोग पढ़ोगे तो इसकी डिटेल्स बदल तो नहीं जाएंगी। तो इफ़ यू आर स्टडिंग अबाउट नीति आयोग, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप चाहे कोई भी क्लास में हो, ये टॉपिक आपके लिए ही है। जितना आपको कॉन्टेंट चाहिए उतना आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो स्टार्टिंग विद नीति आयोग। सबसे पहले नीति आयोग है क्या? ये है एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया का थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, ये है नीति आयोग। बेसिकली इसने रिप्लेस किया था किसको? प्लानिंग कमीशन को। और ये करवाया किसने था? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। विच वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी ने इसको रिप्लेस करवाया था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के बदले, विच हैड अ लीगेसी ऑफ 65 ईयर्स। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस एंड वर्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन हैज़ बिन क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि वो कंप्लीट जो हमें चीज़ चाहिए थी प्लानिंग कमीशन के थ्रू नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए उसको रिप्लेस करना पड़ा। और रिप्लेस किया किसने प्लानिंग कमीशन को? नीति आयोग ने। और ये बनाया क्यों गया? ताकि इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जाए, इसको अपडेट किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको अपग्रेड किया जाए। So you can see here was formed to maximize governance, promoting national economic interest and cooperative federalism। या फिर देखिए, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस चीज़ को करने की कोशिश करें, सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें, तो वही नीति आयोग सबसे पहले फॉर्म कब हुआ था? जनवरी 1, 2015 को। इन संस्कृत द वर्ड नीति मीन्स मोरालिटी, बिहेवियर, गाइडेंस एट्सेट्रा, ठीक है। नीति का मतलब क्या है? मॉरल बिहेवियर, जो हमारे हम कहते हैं संस्कार हैं, या फिर किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। गाइडेंस इन रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, बट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट it means policy, and the NITI stands for National Institution for Transforming India. It is the country's premier policy making institution that is expected to bolster the economic growth of the country। हमारी economic स्थिति कंट्री की बेहतर हो पाए, यानी कि फाइनेंशियली हमारी कंट्री और स्ट्रांग हो पाए, इसकी तरफ क्या है? नीति आयोग का कंप्लीट जो है अपना रोल है। It aims to construct a strong state that will help to create a dynamic and strong nation। कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग स्टेट। अब देखो, कंट्री है, उसके अंदर कितनी सारी स्टेट्स हैं। हर स्टेट इस नीति आयोग को फॉलो करेगा और सेंटर को रिपोर्ट करेगा, या फिर सेंटर किसकी हेल्प से करेगा? स्टेट की हेल्प से, क्योंकि स्टेट वाले सभी अपना रोल अदा करेंगे तो वो कंप्लीट एक सेंटर का रोल फुलफिल हो जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग नेशन जो है डेवलप होगा। दिस हेल्प्स इंडिया टू एमर्ज एज अ मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो हमारा भी तो नाम होगा ना मेजर इकोनॉमी में। दुनिया में अगर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी किसकी है, तो इंडिया की भी ये कोशिश है कि हम अपना नाम उन चंद टॉप लिस्ट में ला सकें। सो द नीति आयोग क्रिएशन हैज़ 2 हब्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, ठीक है। 2 हब्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज़ टीम इंडिया हब, ठीक है। दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। फर्स्ट इज टीम इंडिया हब एंड सेकंड इज नॉलेज एंड इनोवेशन हब। एक तरह का हब है ये, एक तरह का हम कहते हैं कि सेंटर पॉइंट है। इसका रोल क्या है टीम इंडिया का? इट लीड्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब टीम इंडिया का रोल क्या है कि इंडियन स्टेट्स की जो भी अपडेशंस हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। देन द नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इसका रोल क्या है कि जो थिंक टैंक कैपेसिटीज़ है, यानी कि कोई भी नए आइडियाज़ आते हैं, कोई रिसर्च करनी है, कोई रिसर्च पेपर्स हैं, कोई भी तरह का इनोवेशन है, वो ये चीज़ सपोर्ट करती है। ये उस तरह का हब है कि यहाँ पर आकर ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट किया जाता है, वेलकम किया जाता है, कोई भी न्यू अपडेशन है। सो नीति आयोग इज़ एडिशनली क्रिएटिंग इटसेल्फ एज अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर।
with the essential resources, knowledge and skills that will empower it to act with speed. एडवांस रिसर्च, कोई भी रिसर्च हम कहते हैं एडवांस रिसर्च होती है, किसी भी फील्ड में इनोवेशन होती है, तो दुनिया के सामने तो हम लेकर आएंगे ना कि ये चीज़ इंडिया ने इन्वेंट की है या फिर इंडिया में ये रिसर्च हुई है। तो उससे भी क्या है, दूसरे कंट्रीज़ में दूसरी जगह पर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटस उससे क्या होगा, राइज होगा। Bestow crucious policy vision to the government and manage unforeseen issues. The reason for setting up Niti Aayog is that people had expectations for growth and development in the administration through their participation. This required institutional changes in administration. इसी के कारण हमें जो है चेंजेस करनी पड़ी है, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, वो ये सारा कुछ फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारी कंट्री को फाइनेंशियली या फिर इकोनॉमिक जो इसका स्टेटस है उसका ग्रो करेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगी। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। सो वन बाय वन हम इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखेंगे। The active participation of states in the light of national objective and to provide a framework national agenda। अगर कोई भी स्टेट भी काम कर रहा है ना, उसका नज़रिया किस तरह का होना चाहिए कि हमने अपनी स्टेट के लिए नहीं, हमने एक जो हमारा नेशन है उसके प्रति वो चीज़ काम करना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स अगर मिलकर पार्टिसिपेट करेंगी तभी तो कंट्री एज अ होल हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट कंट्री की पार्टिसिपेशन है उस चीज़ में। सेकेंड, टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू वेल ऑर्डर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स, इनिशिएट होना चाहिए एंड मैकेनिज्म्स विद द स्टेट्स ऑन एन इन अनइंटरप्टेड बेसिस। मीन्स जो स्टेट्स हैं वो आपस में कॉपरेशन बरतें, ठीक है, कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ, एंड फाइनली जो सेंटर के तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर ही हम कहेंगे कि हमारा जो नेशन है ये एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक नेशन डेवलप हो रहा है। To construct methods to formulate a reliable strategy at the village level and integrate these gradually at higher levels of the government। अब देखो, जो भी रिसोर्सेज हम कहते हैं कि सिटीज़ में या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं वहाँ पे तो सब कुछ है, लेकिन विलेज लेवल का क्या, अगर हमने राइज करना है तो हर एक स्तर, हर एक जगह को देखना पड़ेगा, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो रिलायबल स्ट्रैटेजी जिस पर हम भरोसा कर सकें, ये स्ट्रैटेजी विलेज लेवल पर भी अप्लाई हो सकती है एंड ऑफ कोर्स एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए यहाँ पर। एन इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इनकॉर्पोरेट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी भी तो वायलेट नहीं होनी चाहिए, वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी हो जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। To pay special consideration to the sections of society that may be at risk of non-profiting satisfactorily from economic progress। अगर हमारी कंट्री इकोनॉमिक प्रोग्रेस करती है, अगर देखो किसी की प्रोग्रेस होती है तो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसे वर्ग के लोग भी हो सकते हैं जिसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या फिर जो इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हैं, तो उन लोगों पर या फिर उस वर्ग के लोगों पर स्पेशल अटेंशन होनी चाहिए कि कोई सफ़र ना करे, कोई रिस्क में ना हो। अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस कंट्री की हो रही है तो जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचा जाए या फिर उनके बेटरमेंट किस तरह से की जाए, ये भी पॉलिसी के अंदर होना चाहिए। टू प्रपोज स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स एंड इनिशिएटिव्स एंड रिव्यू देयर प्रोग्रेस एंड देयर इफेक्टिवनेस। स्ट्रैटेजी इस तरह की होनी चाहिए कि ऐसे नहीं है कि वो आज वर्क कर रही है, कल अगर सिचुएशंस चेंज हुई तो कल वो वर्क नहीं करेगी। इस तरह की लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए और उसकी प्रोग्रेस को भी बार बार देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब भी चेंजेस होती हैं, लोगों की सिचुएशंस में चेंजेस होती हैं या फिर कोई भी न्यू इनोवेशंस होती हैं, उसको हमें रिव्यू करना चाहिए ताकि वो चीज़ हम अपनी प्रेजेंट पॉलिसी में एम्बेड कर सकें और इफ़ेक्टिवली सारी चीज़ एज अ होल वर्क कर सके, रन कर सके। To grant 7 point, to grant advice and encourage partnerships between important stakeholders। stakeholders यानी कि जो लोग इसमें इफ़ेक्ट करते हैं या फिर अपना योगदान डाल सकते हैं, एंड नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक्स एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इज टू जनरेट नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम थ्रू अ शेयर्ड कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। बेसिकली नीति आयोग का जो हमने सेकंड हब डिस्कस किया है, नॉलेज एंड कंटेंट, ठीक है, वो कहता क्या है कि जो भी नई नॉलेज है, कोई इनोवेशन है, ठीक है, वो एक शेयर्ड कम्युनिटी यानी कि उसको हम शेयर करें अपने विचारों को, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर उस चीज़ को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें।
ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग हो, चाहे वो वर्चुअल हो, ठीक है, ऑनलाइन आजकल तो बहुत कुछ है, किसी भी तरह से उन आइडियाज़ को दबाएं नहीं बल्कि जनरेट किया जाए। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़। कोई भी देखो, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है, लेकिन ऐसे तो नहीं कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है। सो इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़ के अगर कोई भी दिक्कत है तो वो भी रिजॉल्व की जानी चाहिए, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़, क्योंकि ये अगर कोई ना कोई इशू रह गए ना तो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो जाएगी, जो नीति आयोग कहीं ना कहीं जो है रुकावट पैदा हो जाएगी, जो नीति आयोग बिल्कुल भी डिमांड नहीं करता। वो कहता कहीं पे कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए ताकि सब कुछ इफेक्टिवली वर्क कर पाए। देन टू प्रिजर्व अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर बी अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टिसिपेंट्स। सो इट मीन्स कि जो भी ये रिसोर्स सेंटर है ये उस चीज़ को प्रिजर्व कर पाए, यानी कि हम बनाए रखें। एंड हेयर इज सस्टेनेबल डेवलप वर्ड, ठीक है, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। ऐसे नहीं है कि सस्टेनेबल मीन्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जियो और जीने दो। सस्टेनेबल मीन्स आज हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से यूज़ कीजिए कि उसका वेल ऑर्गेनाइज्ड यूज़ हो, वेस्टेज ना हो, ताकि आने वाले जनरेशन्स भी उससे बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट इज़ to effectively screen and assess the implementation of programs and initiatives। to effectively screen यानी कि effectiveness भी होनी चाहिए कि जो हम आइडियाज़ या फिर इनोवेशंस प्रपोज कर रहे हैं, लेकर आए हैं, वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाएँ, ठीक है। अगर कोई आइडिया आया है वो इम्प्लीमेंट ही ना हो पाए, उसका क्या यूज़, ठीक है। तो वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाए, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीडेड रिसोर्सेज टू स्ट्रेंथन द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस। अब जो आइडिया या इनोवेशन, ये मैं एग्जांपल लेकर चल रही हूँ ताकि पॉइंट समझ में आ जाए। कोई भी आइडिया है या इनोवेशन है वो इम्प्लीमेंट हो पाए, देन क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना। Then to pay attention to technology improvement and capacity building for the discharge of programs and initiatives। अब कोई भी चीज़ हमें चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी तो सबसे पहले चाहिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो, एडवांसमेंट हो, ताकि वो बहुत स्पीडीली हमारा काम कर सकें। टू अंडरटेक अदर नेसेसरी एक्टिविटीज़ टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ऑब्जेक्टिव्स। Now we will discuss the verticals of Niti Aayog. So the verticals of Niti Aayog means the supportive bodies or verticals of Niti Aayog। सपोर्टिव बॉडी जो नीति आयोग को सपोर्ट करती हैं बॉडीज़, ठीक है, जो इसकी स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। अब नीति आयोग की इतनी बड़ा जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसको डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, तभी तो ये स्मूथ फंक्शनिंग कर पाएगी, हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। सो जो इसके वर्टिकल्स हैं ये सारे यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट यूनिट्स, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, प्रोग्राम सेल्स, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ये सारे के सारे क्या हैं, नीति आयोग के सपोर्ट बॉडीज़ हैं, यानी कि इसके वर्टिकल्स हैं, ठीक है। गवर्नेंस एंड रिसर्च, इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट अप्रेजल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इन चीज़ों को आपको अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये नाम ही काफ़ी हैं। वैसे इतने लर्न करने भी मुश्किल है, तो आप एटसेट्रा डालकर भी लिख सकते हो या फिर काउंट करके लिख सकते हो कितने रिसोर्सेज हैं, कुछ के नाम दे सकते हो, ठीक है। देन स्टेट फाइनेंसेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज। एंड नाउ वी विल सी द 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस एनविसेज्ड बाय नीति आयोग। तो देखो इसके पिलर्स क्या हैं, बेस्ड ऑन 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। दे आर प्रो पीपल। प्रो पीपल कौन है? इट फुलफिल्स द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स। देखो नीति आयोग बनाया किस लिए है? लोगों के लिए। लोग क्या है? सोसाइटी का पार्ट है। तो अगर यही नहीं पता लगा कि उनकी क्या नीड्स हैं, पिलर इसीलिए है क्योंकि वो नीड्स किसकी फुलफिल करेगा? लोगों की। लोग रहते कहाँ हैं? सोसाइटी में। हर सोसाइटी की अपनी नीड्स हैं, हर सोसाइटी का डिफरेंट कल्चर होता है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, लोगों को इंपॉर्टेंस देना, दैट इज़ प्रो पीपल।
सेकेंड इज प्रोएक्टिविटी, इट फोकसेज मोर ऑन फोरकास्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिटीजन्स नीड्स देन अदर थिंग्स, और चीज़ों की बजाय प्रोएक्टिविटी यानी कि लोगों की, वही फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि लोगों की इंपॉर्टेंस है, उनको इंपॉर्टेंस देनी, कंसीडर करना जब हम प्लान करते हैं नीति आयोग के लिए। देन प्रोएक्टिविटी यानी कि उनकी नीड्स क्या हैं, ठीक है, क्या उनकी नीड्स हैं, इसको ज़्यादा ध्यान देना बजाय कि अदर थिंग्स के बारे में सोचना। लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, क्या उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये चीज़ मेन है, बाकी सब चीज़ें बाद में है। देन इज पार्टिसिपेशन, अब देखो इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो नीति आयोग ने क्या किया, इज़ मेड फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ इंडिया, जहाँ पे हर पर्सन को अधिकार है, हर पर्सन को राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर पाए जब कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, पार्टिसिपेशन के पॉइंट में ये कहा जाता है कि हर पर्सन को अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट कर पाए इस चीज़ में। देन इज एम्पावरिंग, एम्पावरिंग मतलब पावर देना, ये नीति आयोग क्या है, विमेन को भी रिस्पेक्ट करता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेल पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू ही इंपॉर्टेंट है, इट कंसीडर बोथ द आस्पेक्ट्स ऑफ मेन एंड विमेन एज इक्वल, ठीक है। देन फिफ्थ इज इंक्लूजन ऑफ ऑल, इंक्लूजन मीन्स बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिफ्रेंशिएशन के, विदाउट एनी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, जेंडर, हर पीपल के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ठीक है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना, कोई भी यहाँ पर वेलकम है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो बिना एक नज़र से सभी को देखना, ठीक है। देन इज इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन सभी को एक समान अधिकार मिलना, एक समान अपॉर्चुनिटी मिलना, स्पेशली हमारा जो यूथ है, यूथ को क्या कहते हैं हम, फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। तो उन्हीं ने नई जो है इनोवेशंस करनी है, तो इक्वालिटी देनी स्पेशली यूथ को, चाहे वो मेल है फीमेल है, फिर इक्वालिटी में मेल फीमेल भी आ जाता है, किसी को बिना भेदभाव के इक्वली रिसोर्सेज प्रोवाइड करने, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी। देन इज ट्रांसपेरेंसी, ऐसे नहीं है कि कोई भी लूप होल्स हों गवर्नमेंट में, ठीक है, जो हम कह सके कि ये पार्शियलिटी करते हैं या वो पार्शियलिटी करते हैं, तो सभी पॉलिसी क्या है, बिल्कुल क्लियर चिट है, ट्रांसपेरेंट है, और उनका जो काम होता है वो भी बिल्कुल क्लीन चिट है, यानी कि ट्रांसपेरेंट वर्क है, कोई भी उस चीज़ को देख सकता है। नाउ नेक्स्ट इज द नीति आयोग कॉम्पोजिशन, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या कॉम्पोजिशन में ये अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं या फिर पर्सनस इन्वॉल्व हैं। सो द नीति आयोग विल कंप्राइज द फॉलोइंग, फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हैं श्री नरेंद्र मोदी, हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या है, इसके चेयरपर्सन है। देन इज द गवर्निंग काउंसिल कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ये गवर्निंग काउंसिल में सारी कंट्रीज सारी स्टेट्स के सीएम्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इसका पार्ट होते हैं। Then is regional councils that will be created to address particular issues and possibilities affecting more than one state. उसके बाद है स्पेशल इन्वाइटीज़, यानी कि स्पेशल जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशल इन्वाइटीज़ जो स्पेशलिस्ट हैं या फिर एमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, किसी भी डोमेन में जो नॉलेज होल्ड करते हैं, विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। स्पेशल एक्सपर्ट्स भी तो चाहिए, कोई नए आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई इनोवेशंस आ रही हैं, तो उसको एनालाइज करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, ठीक है, कुछ एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए, तो दैट आर द स्पेशल इन्वाइटीज़। Then the full-time organizational framework will include, in addition to PM as the chairperson, इसके अलावा क्या चाहिए होंगे, वाइस चेयरपर्सन है यहाँ पर। वाइस चेयरपर्सन कौन है, अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अगेन। देन सेकंड इज मेंबर्स, मेंबर्स भी दो तरह के हैं, फुल टाइम मेंबर्स जो फुल टाइम जॉब में है, देन इज द पार्ट टाइम मेंबर्स। मैक्सिमम ऑफ 2 मेंबर्स फ्रॉम फॉरमोस्ट यूनिवर्सिटीज, लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन एन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी, 2 मेंबर्स पार्ट टाइम मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं। एंड थर्ड इज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई भी 4 मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं, वो चूज़ भी कौन करते हैं, नॉमिनेट करते हैं द प्राइम मिनिस्टर। देन फोर्थ इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO विल बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर अगेन फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, यानी कि उनका टेन्योर फिक्स कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है CEO को, ठीक है जी। ये हैं इनके कॉम्पोजिशन कह लीजिए या फिर मेंबर्स कह लीजिए।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नीति आयोग का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, स्पेशली शॉर्ट में आ सकते हैं। आपको या तो इसके पिलर्स पूछ सकते हैं, आपको इसके मेंबर्स पूछ सकते हैं, या फिर शॉर्ट में फंक्शंस पूछ सकते हैं। तो हेडिंग्स आप लिख कर आ सकते हो 2 मार्क्स में, ठीक है जी। सो ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट के मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, वो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, वहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंपॉर्टेंट PDF शेयर की जाती हैं फ्रीली। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।